मनोरंजन जगत से। बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। नमस्कार, आप देख रहे हो समाचार विजन। मैं हूं शशि पांडे। आज जिस मुद्दे पे हम बैठे हैं और हमारा सरोकार हर समय रहता है, हम पेशकश हर समय कहते हैं, हम अपनी बातें हर बार कहते हैं कि हम कोई बहस नहीं करते, हम किसी चीज़ को तूल तड़ाम नहीं बनाते, हम सिर्फ मुद्दे की बात करते हैं। आज क्या मुद्दा है, सिर्फ उस मुद्दे की बात करता हूं और कोई बात नहीं। और इस मुद्दे की बहस पे आज हम जो किए हैं वो जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड अखबार को लेकर के राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ईडी का सम्मन जारी हुआ और ईडी से पूछताछ चल रही है। सोनिया गांधी से भी पूछताछ की गई और आज 2 घंटे की पूछताछ के बाद फिर उन्हें 25 तारीख को फिर से उन्हें बुलाया गया है। लेकिन इन सबों के बीच जो जिस तरीके से आज हमारा सत्र चल रहा है, उस सत्र को भी पूरी तरीके से चलने नहीं दिया जा रहा है। बार बार बाधाएं आ रही हैं, कोई सुचारू रूप से सत्र चल नहीं रही है। जबकि ये कितना बेशकीमती 18 दिनों का सत्र चलता है ये। और इसमें अगर कोई जनता ने भेजा है, हमारे सांसद को, विधायक को जनता ने चुनकर भेजा है, अपनी मांग को, अपनी बात को संसद पटल पर रख करके उसको सुनने और सुनाने के लिए। लेकिन अगर वो बातें नहीं सुनी जाएगी, बार बार विरोधाभास होगा, बार बार सदन वॉकआउट होगा, बार बार चीज़ें हटाई जाएंगी, तो ये कितना बड़ा लंबा व्यवधान होगा जिसका खमियाजा ये जनता के जेब का ही नुकसान होता है। लगभग 2.5 करोड़ से ऊपर का आता है 1-2 दिन का खर्चा संसद जब चलती है और ये 18 दिन को में आप कैलकुलेट के लिए कितना लंबा है। तो हम इसी पे मुद्दे पे आज बहस करना चाह रहे हैं, हर मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि हमारी बातें जो हैं अपने पैनलिस्ट स्वस्थ मस्तिष्क और बिना किसी रोक टोक, बिना किसी एक सभ्य मर्यादा में होकर के अपनी बातें रखेंगे। उससे पहले मैं परिचय करा देना चाहूँगा जो हमारे मेहमान हैं जुड़े हुए। उसमें भारतीय जनता पार्टी ABVP के तरफ से जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ही मान लिया कहा जाता है, लेकिन अभी तरीके से उन्हें पूरी मिली नहीं है, लेकिन बागडोर राष्ट्रीय अध्यक्ष की ही है उनके पास। विनय पांडे जो बनारस से जुड़े हुए हैं, राम कुमार ठाकुर आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये बिहार से हैं और एक जर्नलिस्ट भी है, लेकिन आप पार्टी के बड़े कद्दावर नेता भी हैं। तीसरे हमारे पास शम्स शहनवाज जी हैं जो यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं बिहार से, और इनको आपने कई बार सुना होगा, बड़े बेबाक और तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, बड़े जोशीले अंदाज में। तो बड़ा सौभाग्य रहा कि आज हमारे साथ शम्स शहनवाज जी जुड़े हैं। बहुत बहुत आप सभी मेहमानों का। और हमारे साथ जो है हमारे सहयोगी निखिल अनुराग पटना से जुड़े हैं, ये राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और हमारे सहयोगी भी हैं। विनय जी, सवाल हम आपसे लेना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप लोग लगातार ईडी और CBI और तमाम तरीके के इंटेलिजेंस एजेंसियों का हवाला दे करके लोग बार बार कह रहे हैं कि ये गलत है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। शशि थरूर ने कहा सरकार अपनी आधिकारिक मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, लोकतंत्र में एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, ये सचिन पायलट ने कहा। सरकार अपने इस व्यवहार पर शर्म आनी चाहिए। सरकार सरकार के लिए विपक्ष में कोई कानून नहीं है, अशोक गहलोत ने कहा। और सबसे बड़ी बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ईडी और CBI को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। डरेंगे नहीं, हर परिस्थितियों में हम सामना करेंगे, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे। तो क्या ये मशीनरी का गलत उपयोग किया जा रहा है ईडी CBI और को दे करके आप लोग किसी आहत करके क्या दिखाना चाह रहे हो?
ऐसा है कि पूरे भारत में पहली ऐसी बार राष्ट्रवादी सरकार आई है जो जनता के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए पहली बार ऐसा है कि जो जमीन पर काम दिखता है। मैं आता हूं उस मुद्दे पर भी। किसी ने कहा सीबीआई का दुरुपयोग किया गया। दुरुपयोग तो पूर्व की सरकार कांग्रेस ने भी किया था। वह दिन दूर नहीं जब प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर आरोप लगाया गया, सीबीआई ने उसका दुरुपयोग किया गया। वह दिन भी याद करिए जब अमित शाह जी के ऊपर आरोप लगाया गया, वो किया गया। आपकी सरकार बिल्कुल साफ पाक है, धुली है। आपके किसी नेता पे, किसी सांसद पे कोई दाग नहीं है। पूरे के 100% सरकार सही है। सरकार ईमानदारी से पूरा काम कर रही है। इसका परिणाम आपको दिख रहा है कि पूरे भारत में सबके एक सूत्र में बांधने का काम, कश्मीर से कन्याकुमारी हम लोग कहते थे मगर था नहीं, ये बांधने का काम आज किया गया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और सीबीआई का दुरुपयोग पूर्व की मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था। इसका पूरा का पूरा उदाहरण है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरे राष्ट्रवादी विचारधारा, पूरे राष्ट्र को लेकर और सच्चाई को सामने लाने के लिए, नकाबपोशों पर नकाब हटाने के लिए ऐसा काम कर रही है। अगर विनय जी, अगर आपको ईडी से संबंध पूछताछ करनी ही थी तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं और कांग्रेस के लोग नेता ये कह रहे हैं कि आप घर पे भी जाकर के उनके बयानात ले सकते थे। वो कोरोना से पीड़ित है और उन्हें बेड रेस्ट दिया गया है, उसके बावजूद आप समन भेज करके उनको बुला रहे हैं, 2 घंटे की पूछताछ की है। पूरे देश में एक कानून एक व्यक्ति के लिए स्पेशल नहीं होता है, सबको सीबीआई अदालत में जाकर पूछा जाता है। एक बात सुन लीजिए, हम नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसी विचारधारा से ओतप्रोत होके नहीं, किसी अपूर्वाग्रह से ग्रसित होके नहीं, यह काम कर रही सबके लिए समान। ये ईडी का काम है। सरकार पर इस पर आरोप लगाना एकदम नहीं है। ये ईडी अपने तरीके से काम कर रही है। इस पर यह कांग्रेसियों का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है और ये जनता जानती है कि कांग्रेस सरकार ने पूरे भारत को लूटा है, बर्बाद किया है, परेशान किया है। उसका परिणाम इनके सामने आने वाला है। मतलब ये आप साफ कहना चाहें कि हमारे सरकार में कोई दाग नहीं, कोई दागी मंत्री नहीं है? नहीं, एकदम न दागी है। अगर मैं आपको ज्वलंत उदाहरण दे दूं, अभी कल का दिनेश खटीक जो है आप ही के सरकार पे इल्जाम लगा रहे हैं कि उसमें जल विभाग में और जो नमामि गंगे योजना में सीधे खुल्लम खुल्ला का धांधली हो रही है और उसमें लिया जा रहा है, रिश्वतखोरी की जा रही है और उसके कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो भी अपनी मुख्यमंत्री को नहीं दिया, सीधे जाके आला कमान को दिया, वहाँ पे दिल्ली में जाकर के। दिनेश खटीक जी को पीछे लोगों को बरगलाया, कुछ लोगों ने कहा है, ऐसी कुछ नहीं। दिनेश खटीक जी की पूरी पार्टी में निष्ठा है, कुछ लोगों ने उन्हें बरगलाया है। व्यक्तिगत पार्टी के अंदर की फोरम की बात है, पार्टी अपने स्तर। अच्छा, बरगलाने के बाद उन्होंने रिजाइन इस्तीफा दे दिया और आज उसका खंडन भी कर रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं है। फिर मैंने कहा कुछ लोगों ने उन्हें बरगलाया था दिनेश खटीक जी को, इसके का परिणाम भी उन्होंने ऐसा ही किया है। अच्छा, चलिए शहनवाज जी, ये पार्टी के अंदर की मामला है, इसके लिए पार्टी एकदम पूरा पार्टी फोरम के अंदर बात होगी, इसको चलिए शहनवाज जी, अगर रविशंकर जी और जो है कह रहे हैं कि अगर चोरी नहीं है, कोई घोटाला नहीं हुआ है, तो फिर सरकार पूछताछ में तिलमिला क्यों रही है? सीधा ईडी के सामने बयान दे और घर पर आए। इसमें हाव हुल्ला हंगामा और सत्याग्रह करने की बात कहाँ से आ गई? शशि जी, जब पूरी सरकार ही झूठ पे चल रही हो और सिर्फ जुमलेबाजी की बात हो रही हो इस देश के अंदर, जब देश में महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे मुंह फाए करे हैं, गरीबी के इंडेक्स में हम लगातार पायदान चढ़ते जा रहे हैं, उस दौर में भाजपा के लोग अगर इलेक्शन डिपार्टमेंट जो अभी भी बन चुका है उसका इस्तेमाल सिर्फ सरकार को गिराने और दूसरे की सरकार को कब्जा करने में लग जाए, तो ये तो पूरा देश जानता है कि कौन क्या कर रहा है। जहां तक रहा कांग्रेस का सवाल, तो नेशनल हेराल्ड
ये वो अखबार है जिसको पंडित नेहरू ने आजादी के वक्त वल्लभ भाई पटेल, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और गांधी जी के मार्गदर्शन में इस अखबार की शुरुआत की गई थी। और उसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि किसी भी तरीके से जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो स्वतंत्रता संग्राम और सेनानियों की जो बातचीत है वो देश के लोगों तक पहुंचे। और बड़ी भूमिका नेशनल हेराल्ड ने उस वक्त आजादी की लड़ाई में निभाई थी। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि ये अखबार पुनर्जीवित हो जाए। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर राहुल गांधी गलत है, अगर सोनिया गांधी गलत है, कांग्रेस ने घोटाला किया है, तो 8 साल से नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं गिरफ्तार करके भेज रहे हैं? ये तो रॉबर्ट वाड्रा जी को भेज रहे थे जेल। और आज इनके जो पार्टी में नारायण राणे जैसे भ्रष्ट लोग जो आज मंत्री बन के बैठे हुए हैं, जब ये कांग्रेस में थे तो भ्रष्ट थे। इनके पास तो वॉशिंग मशीन है, तुरंत लोग सर ये हो जा रहे हैं, क्लीन हो जा रहे हैं। ये तो बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने आज बेनकाब हो चुका है। ये कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ने की बात कर रहे हैं और पूरे देश के अंदर इनका जो दिखा दिया देश, पूरे देश को तोड़ने का काम आप कर रहे हैं, पूरे देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। धर्म के नाम पर आप समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, आप समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। कन्याकुमारी विनय जी सब किसी को आप बोल रहे हैं। विनय जी आप बोल रहे थे, आपकी बात आप सुनिए, सुनिए, सुनने की मात्रा रखिए, सुनने की मात्रा रखिए, सुनिए। आपने बोला इन्होंने चुप रहे, आप भी चुप रहिए। मेरी बात सुन लीजिए विनय जी, प्लीज। अरे आपको पता नहीं है कि आप सत्ता में हैं, आप विपक्ष में नहीं है, आप चिल्ला रहे हैं। आप सुनिए, बात तो सुनिए। आप गलत बोल रहे हैं, आपकी सरकार गलत बोल रही है। की बात सुनिए, मैं आपको फिर से मौका दूंगा, बोल रही है, मैं आपको फिर से मौका दे रहा हूँ। आप समझे की बात तो सुनिए, माता रखिए, सुनिए, मैंने आपकी बात को बहुत संयम से सुना। आप हमारी बात के बाद अपना बात रखिएगा। मेरा ये कहना है कि जो सरकार ये दावा कर रही है कि हमने कश्मीर से कन्याकुमारी को एक कर दिया, आज अफसोस की बात है कि पूरे देश को बांटने की साजिश चल रही है, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, खुलेआम सरकार के लोग इसमें शामिल हैं, मंत्री इसमें गलत तरीके के ट्वीट कर रहे हैं। आप एक तरफ तो ट्विटर पे कोई ट्वीट करता है तो आप उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, और आपके मंत्री, आपके विधायक जब करते हैं तो आप उसको ताजपोशी करते हैं, उसको आप माला पहनाते हैं। किस तरीके की राजनीति का भाजपा करना चाहती है इस देश के अंदर? ये देश अमन और शांति का देश है, ये देश गांधी का देश है, ये देश राम रहीम का देश है। इस देश के अंदर हर समाज को एक साथ जोड़ने का काम कीजिए। भाजपा के लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि सोशल मीडिया पे और टीवी चैनलों पे जो बड़ी बड़ी बात आप करते हैं ना, गरीबी खत्म हो गई, महंगाई खत्म हो गई, नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि जीएसटी नहीं लगेगा अनाज पे। आज आजादी के बाद ये पहली ऐसी सरकार है जिसने अनाज पे टैक्स लगा के ये साबित कर दिया कि अंग्रेजों की तरह आप काम कर रहे हैं इस देश के अंदर। जिस तरीके से जब भारतवर्ष पे अंग्रेजों का कब्जा था और जिस तरीके से लोगों से जबरन टैक्स वसूला जाता था, आज बीजेपी वो काम कर रही है। और देश जो नवरत्न कंपनियां हैं, हमारे एयरपोर्ट को आपने बेच दिया साहब, आप क्या बात कीजिएगा? आपने बीएसएनएल को जियो के हवाले कर दिया, आप क्या बात कीजिएगा? सिर्फ आप अडानी अंबानी का राग लाते हैं, इसलिए कि भाजपा का जो पूरा एजेंडा है वो पूंजीपतियों का है, और पूंजीपतियों के इशारे पर उनके सर पे आप काम करते हैं, उन्हीं के लिए योजना बनाते हैं। और जहां तक विनय जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की ओर से कि जब आप किसी पे उंगली उठाते हैं ना, तो 4 उंगलियां आपकी तरफ होती है। आत्ममंथन कीजिए, 8 साल लंबा समय है, आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा जब चुनाव में जाइएगा। कब तक मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आप चुनाव में लोगों से वोट मांगते फिरिएगा? ये मत कीजिए। देश को एकजुट कीजिए, देश की तरक्की खुशहाली के लिए काम कीजिए, और अडानी अंबानी को छोड़कर अब देश के 140 करोड़ लोगों के लिए काम करिए ना, बहुत अच्छा लगेगा। हम सब लोग मिल के काम करेंगे। और जहां तक ईडी का सवाल है, ईडी के सवाल का एक सवाल का जवाब कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता देंगे। हम डरते नहीं हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इस टिप्पणी को याद करिए कि पिंजरे का तोता बना के सरकारों ने रख दिया है। आज आप कांग्रेस को कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अमित शाह के खिलाफ इस तरीके का इस्तेमाल किया। मैं जानना आपसे चाहता हूं कि जब अमित शाह जी को जब बुलाया गया
जांच के लिए उन्होंने जवाब दिया, कांग्रेस पार्टी के लोग भी जवाब दे रहे हैं। और जहां तक हंगामा बरपाने की बात है, तो सत्याग्रह करना, सत्य के साथ आग्रह करना, ये तो गांधी जी का फॉर्मूला है। गांधी जी ने तो सत्याग्रह के जरिए इस देश को आजादी दिलाई है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत हंगामे की बात है। भाजपा को सोचना चाहिए कि अगर सत्याग्रह कांग्रेस के लोग करना चाहते हैं तो क्यों दिल्ली पुलिस उसको रोक रही है? क्यों बाकी जहां राज्य जहां इनकी सरकारें हैं वो कांग्रेस के लोगों को चाहते हैं कि वो अपने दफ्तर में भी न जा सके? इस तरीके की व्यवस्था तो भाजपा ने पैदा कर दी कि कांग्रेस के दफ्तरों के सामने आप बैरिकेडिंग कर देते हैं और निकलने नहीं देते कार्यकर्ताओं को। जब आप दबाव बनाएंगे तो लोग सड़कों पे निकलेंगे। चलिए राम कुमार जी, अगर आपने सुना विनय जी की बातों को सुना और शम्स जी की बातों को सुना, मैं इन्हीं की बातों से, इन्हीं की सवाल से बातों से निकाल करके मैं मेरी बात सुनिए। मैं सबसे पहले शम्स भाई से एक सवाल पूछना चाहूंगा और विनय भाई से। विनय जी ने सबसे पहले ये बोला कि आपकी सरकार ने क्या ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल नहीं किया, तो इसके बारे में मैं विनय जी से सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि क्या पूर्व की सरकार ने अगर ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया तो जनता आपको इसीलिए लाई है कि आप उसका दुरुपयोग करें? और दूसरा क्वेश्चन मैं शम्स भाई से पूछना चाहूंगा कि शम्स जी, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी को सत्याग्रह नहीं करने दे जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी को रोका जा रहा है, दफ्तर से नहीं निकलने दिया जा रहा। आपको मैं आज से कुछ साल पहले ले चलना चाहूंगा, कुछ जब बाबा रामदेव रामलीला मैदान में आंदोलन कर रहे थे और उस समय दिल्ली में आपकी सरकार थी, आपने भी तो उस वक्त ऐसा ही काम किया था। राम कुमार जी, अभी तो ये ईडी और सीबीआई का ये जो मामला चल रहा है, नहीं, बार देखिए मैंने मेरा जवाब, मैं कांग्रेसी मित्रों से मेरा जवाब सुनेगा शशि जी। मैं बोल रहा हूँ राम कुमार जी चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से आपके ऊपर भी मुफ्त की चीज़ों बांटने का आरोप अभी केंद्र सरकार मोदी जी ने लगाए कि मुफ्त में सारी चीज़ें बांटी जा रही है, तो ये मुफ्त की राजनीति आप कर रहे हो। मुफ्त की राजनीति, बिजली, पानी, ऐसी सारी चीजें, ये मुफ्त भारतीय जनता पार्टी में तो कुछ दे नहीं है। शशि जी, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप जो कह रहे हैं मोदी जी हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं मुफ्त की चीज बांटने की, तो आप मोदी, आपके जो विनय जी जो है, विनय जी जो कह रहे हैं कि हमारी राष्ट्रवादी सरकार है, तो राष्ट्रवाद कहाँ दिख रहा है मुझे ये तो बता। विनोद जी उन्होंने तो इतना कह दिया कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने तो कह दिया लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये युवाओं के लिए खतरा है मुफ्त की चीजें। आज सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं दिल्ली के स्कूलों में। इससे पहले दिल्ली के स्कूलों का हाल देखा था आपने साहब? उत्तर प्रदेश की और मध्य प्रदेश की सरकारों को भी आप देख लीजिए, गुजरात की सरकारी प्राइमरी स्कूलों को देख लीजिए। भाई साहब मैं जवाब देना चाहता हूँ शशि जी। विनय जी को बोलने दीजिए। भाई साहब मैं जवाब देना विनय जी को बोलने दीजिए। शशि जी मुझे समय दीजिए। शशि जी मुझे समय दीजिए। शशि जी मुझे समय दीजिए, मैं बोलूं? बिल्कुल। हाँ, मैं अपने कांग्रेसी मित्र को मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेसी मित्र को कि कोई कांग्रेसी बता सकता है धारा 370 क्यों लगाई गई? कोई कांग्रेसी बता सकता है 1 जनवरी 1949 को सीजफायर क्यों तोड़ा गया? कोई कांग्रेसी बता सकता है ये 18 अप्रैल 1950 को लियाकत समझौता क्यों किया गया? कोई कांग्रेसी बता सकता है कि सिंधु जल नदी बंटवारा क्यों किया गया? कोई कांग्रेसी बता सकता है 72,400 वर्ग किलोमीटर जमीन क्यों पाकिस्तान को कब्जे में दी गई? कोई कांग्रेसी बता सकता है कि भारत और चीन चाइना समझौता 11,072 किलोमीटर होने पर नेहरू तब कबूतर उड़ा रहे थे, क्यों हुआ? कोई कांग्रेसी बता सकता है कि 32,300 वर्ग किलोमीटर की जमीन भारत माता को बांटकर चाइना के कब्जे में किया दिया गया? कोई कांग्रेसी बता सकता है? कोई कांग्रेसी बता सकता है ताशकंद समझौता जीत की हुई भी फिर भी बाजी क्यों हार गए? कोई कांग्रेसी बता सकता है? कोई कांग्रेसी ये बता सकता है कि लियाकत समझौता, ताशकंद समझौता, शिमला समझौता में जीती हुई बाजी हम क्यों हार गए?
कोई कांग्रेसी बता सकता है? कोई कांग्रेसी बता सकता है कि 25 जून 1975 को इमरजेंसी क्यों लगाई गई? कोई कांग्रेसी बता सकता है? कोई कांग्रेसी बता सकता है चाइना भारत में कि बॉर्डर की मैकमोहन रेखा कहां चली गई? कोई कांग्रेसी बता सकता है? कोई कांग्रेसी बता सकता है भारत पाकिस्तान की बॉर्डर एलओसी कैसे की लाइन भारत कंट्रोल ऑफ कंट्रोल से जो चली गई? कोई बता सकता है? सुन तो कोई कांग्रेसी बता सकता है कोयला घोटाला, कोलगेट घोटाला, पुनियम घोटाला, 2G घोटाला, 4G घोटाला? शम्स जी अरे से इसका जवाब तो दे शम्स जी दीजिए। से ही सवाल का जवाब ले लेते हैं। समझी हाँ, बड़ी दे दीजिए जवाब। लंबी फहरिस्त इन्होंने सुना दी। एक शॉर्टकट जवाब आपसे चाह रहा हूँ। बड़ी लंबी फहरिस्त सुनाई कि और इन्होंने विनय जी और शशि जी, विनय जी को आपके जरिए मैं ये जवाब देना चाहता हूँ बिल्कुल कि जो ये बातें कर रहे हैं आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो जब नेहरू सत्ता में थे, जब कांग्रेस की सरकार थी, लगातार विपक्ष में थे, लगातार संसद के अंदर बहुत उनका ओजस्वी भाषण होता था और बहुत अच्छा ज्ञान था। वो विदेश मंत्रालय का भी काम उन्होंने देखा था। मैं आज इनसे पूछना चाहता हूं, मैं विनय जी से पूछना चाहता हूं कि आपके जो सबसे बड़े नेता थे भाजपा के, आज आप लोग मोदी जी मोदी 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 कर रहे हैं, आपके जो सबसे बड़े नेता थे माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं ये मानता हूं कि आपसे ज्यादा ज्ञान उनको रहा होगा। और जो सवाल आपने उठाए हैं ना, इन सारे सवालों में उन्होंने संसद के अंदर चर्चा किया है, सारे सवालों पे बातचीत हुई है और सारा चीज रिकॉर्ड में है। और आप एक चीज जान लीजिए, ये कांग्रेस की सरकार वैसी सरकार नहीं थी कि हम गुजरात में चीन के राष्ट्रपति को झूले पे झुलाए और हमारे बॉर्डर के अंदर चीन आके हमको लाल आंखें दिखा के और हमारे यहाँ कब्जा कर ले। आज क्या हो रहा है? आप तो जवाब भी हुआ था, ऐसा मत कहिए भाई साहब। आपको अभी हमला हुआ था। आप मेरी बात सुन ले विनय जी, आज जिस चीन के साथ गलबैया आप लगा के घूम रहे हैं और जिस नवाज शरीफ के यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना बुलाए हुए जाके बिरयानी का मजा ले रहे थे, इसका जवाब कौन देगा? यह तो कोई भाजपा का नेता दे सकता है क्या? कोई भाजपा का नेता दे सकता है? कोई भाजपा नेता बोल सकता है? अरे यार विनय जी सुन लीजिए, उन्होंने प्रयास किया। अरे सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए, आप जवाब ही नहीं सुनते। आप सवाल पूछ रहे हैं, जवाब नहीं सुनते। आप सवाल का जवाब दीजिए ना, विजय सुन आप जवाब दीजिए ना। आप उनकी छाती का आज क्या हाल है वो पूरा देश जानता है। तभी तो पाकिस्तान के सीने में गोली दागने का काम किया है। तभी पाकिस्तान को, ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है। आप इसमें उलझ के आप लोग रह जाओगे, कोई बात का निचोड़ निकल नहीं पाएगा। आप सवाल का जवाब सुनिए फिर दीजिए। आज देश को कितना नुकसान हुआ है आज प्रदेश जानता है। अभिनंदन जैसा मेरा सैनिक भारत वापस आया। 56 इंच वाले की करेजे का अभिनंदन जैसा मेरा सैनिक भारत वापस आया सुरक्षित। ये 56 इंच के सीने वाले की ही बात है। चलिए मैं दोनों लोग के पास फिर से लौटूंगा। बात है विनय जी ये दोनों लोग को फिर से लौटूंगा, समय फिर से दूंगा। निखिल आपके रक्षा मंत्री माननीय स्वर्गीय श्री जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे, उस चीज को भूल गए। चलिए हम फिर से लौटेंगे, हम फिर से आपको समय देंगे। निखिल आपसे सवाल है कि अगर भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार अगर साबित होता है नहीं साबित होता है, एजेंसियों का काम है, एजेंसियां अपना काम कर रही हमने है, तो घोटालों की तो लिस्ट उसमें बना दी भाई साहब। हाय हल्ला और इतना बड़ा बवाल करने की क्या जरूरत है? जो कांग्रेस रोड पे या संसद दोनों में अपना प्रदर्शन कर रही है। गलत कहा मैंने? अपने दिल पर हृदय रख के बात करिए, पार्टी को छोड़ के रखिए। मैंने लिस्ट के तक गिना दिया। विनय जी हम आपसे फिर से बात करूंगा। निखिल हमारी बात सुने। और सवाल नहीं सवाल रिपीट। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई भ्रष्टाचार लगता है, किसी के ऊपर, किसी के दामन पे अगर दाग लगती है या उसके ऊपर कोई आरोप लगता है,
तो उसपे उसकी जांच होती है और होनी चाहिए। अगर जांच हो रही है तो उसमें इतना हाय हुल्ला, संसद नहीं चलने देना, संसद के बाहर हल्ला करना और संसद के कार्य को बाधित करना, ये कहाँ तक सही है? कितना बड़ा नुकसान हो रहा है? सबसे पहले मैं अभी आधे घंटे से सुन रहा हूँ। हमारे जो पैनलिस्ट हैं सभी मुद्दे, आवाज थोड़ा लाउडली बढ़ाइए। मुद्दा ईडी का था, मुद्दा भ्रष्टाचार का था, मुद्दा सोनिया गांधी राहुल गांधी का था, लेकिन एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा करके ये अपना पत्ता साफ करना चाहते हैं। लेकिन मुद्दे से मुद्दा था ईडी का जो अभी चल रहा है वो जायज है या जायज नहीं है। आपने भी मेरे सही सवाल किया कि क्या ईडी जो किया है वो क्या जायज है या जायज नहीं है। सभी प्रवक्ताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि जो पिछले सालों से 8 सालों से चल रहा है, ये पिछले 8 सालों से नहीं चल रहा है। भले इसमें कुछ तेजी भी आई है, सभी सरकार ने ईडी, सीबीआई और आईटी जैसे संस्थानों को इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश की है। ये कोई नया मामला नहीं है। लेकिन मैं एक रिपोर्ट बताता हूँ जो पिछले 8 सालों का रिपोर्ट है। विनय जी, तस्वीर को रोक के रखिए, हमें बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। 14,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं और इनमें मामले में करीब 27 से 28 ही ऐसे मामले हैं जिनमें इनके यानी कि आरोपियों के ऊपर चार्जशीट तय हो चुका है, यानी कि बाकी के मामले फॉल्स हैं। तो ये तो कहना बिल्कुल जायज है कि जो ईडी काम कर रही है और भेदभाव से कर रही है, करती आई है। कांग्रेस ने भी किया है अपने शासनकाल में, आज भाजपा भी वही काम कर रही है। क्योंकि जितने सरकारी संस्थाएं होती है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं, उसका इस्तेमाल गवर्नमेंट करती है, चाहे अपना दाग छुपाने के लिए करते हो या किसी और के ऊपर दाग लगाने के लिए करती हो। तो इसमें दो राय नहीं है कि ये इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। बात अब आते हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी पे। क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी निर्दोष हैं? जो बहुत पुराना अखबार है, करीब 1900 मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आज़ादी के पहले की अखबार है और इसको एक नेक भाव से इसको स्टार्ट किया गया कि पंडित नेहरू ने इसकी स्थापना की थी और नेक भाव से की थी ताकि देश को आज़ादी मिल सके। उसके बाद आज़ादी के बाद भी अखबार चलते रहे। जैसा कि हमारे एक प्रवक्ता भाई ने कहा कि गांधी जी के संरक्षण में नेहरू जी ने इसको स्टार्ट किया, तो सही बात है। उस समय तक बहुत अच्छे तरीके से नेशनल राज चल रहे थे और कांग्रेस का मुख्य पत्र था, जैसे कि शिवसेना का मुख्य पत्र होता है सामना, भाजपा का मुख्य पत्र है, भाजपा का मुख्य पत्र है, सभी मुख्य पत्र है। उस तरीके से कांग्रेस का मुख्य पत्र नेशनल हेराल्ड था, आज भी है, लेकिन अब बहुत कम लोग पढ़ते हैं। लेकिन बीच में जिस तरीके से ये विवादों में आया, ये विवाद में तब आया जब यूपीए की सरकार थी। इस चीज को देखना चाहिए कि विवाद जब यूपीए की सरकार थी और ये उतना विवाद और भाजपा की जब सरकार आई तो उसको खुलासा हुआ। हालांकि मैं मानता हूँ कि विवाद है, कहीं न कहीं नेशनल हेराल्ड में कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ हुई है, लेकिन उसको लेकर के इतने राजनीति करना, आप देखिए आपातकाल की बात हमारे विनय सर ने की, आपातकाल के दौर की बात की। आपातकाल में 1975 से 1977 तक नेशनल हेराल्ड ने सरकार की खूब प्रचार की, क्योंकि कांग्रेस का मुख्य पत्र हुआ करता था और खूब प्रचार की और तमाम अखबारों ने प्रचार की, लेकिन नेशनल हेराल्ड ने खूब प्रचार की। और उसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई उस समय भी इसके ऊपर सवाल उठे और इसको बंद करने की मांग की गई। उसके बाद प्रसार भारती एक्ट आई, प्रसार भारती एक्ट है और उसके बाद भी जब चौधरी चरण माफ कीजिए मुरारजी देसाई की सरकार आई तो एक सूचना प्रसारण मंत्रालय उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी के पास था। लाल कृष्ण आडवाणी जो भाजपा के कार्यक्रम नेता हैं, उन्होंने भारती एक्ट लाया और ऐसे अखबारों को बैन करने की कोशिश की जो उस समय कांग्रेस के समर्थन में लिख रहे थे। उस समय कांग्रेस के समर्थन में कई सभी अखबार लिख रहे थे। एक दो अखबार जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस, पायनियर और कुलदीप नैयर जैसे पत्रकार जो निर्दय पत्रकार थे, जिन्होंने आपातकाल के तो ऐसे लोगों पर भी उस समय लाल कृष्ण आडवाणी ने ऐसे अखबारों पर भी पाबंदी लगाने की बात कही थी। लेकिन 2-3 साल के अंदर सरकार गिर गई और फिर से इंदिरा गांधी सरकार में आ गई, तो ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो जो ईडी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के संबंध की बात है, तो इसमें कुछ न कुछ तो है, ये तो जांच की बात है। चलिए ठीक है। विनय जी ऐसे कह रहे हैं कि जैसे ईडी निष्पक्ष होकर के काम करती है, मैं नहीं मानता, क्योंकि जिस तरीके से आप एक रिपोर्ट है, एक आरटीआई का रिपोर्ट है
कि पिछले 8 सालों में ईडी ने 14,000 लोगों पे मुकदमा दायर किया। इसमें अभी तक 27 या 28 लोगों ने चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। बाकी लोग या तो बरी है तो अभी उनकी छानबीन चल रही है। तो यह कहना बिल्कुल ही निरर्थक है कि ईडी स्वतंत्र रूप से काम कर रही है और सिर्फ अब देखिए ईडी ने कभी सत्ताधारी पक्ष के लोगों को समझ भेजा है? एक भी सत्ताधारी पक्ष के लोगों को क्या इसमें लाया गया है? ईडी के समक्ष लाया गया? नहीं लाया गया है। क्या सभी दाग से विपक्ष पार्टियों के पास है? नहीं ना। इससे साफ एक अंधा व्यक्ति बता सकता है कि ईडी किसके सारा का काम करती है। मैं भाजपा पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं एक जो ट्रेडिशन चलता आया है मैं उसके बारे में कर रहा हूँ। हर सरकार ने अपने हिसाब से इन सरकारी इंस्टीट्यूशन को लेकिन हम फिर से समय कम है और इसको बहुत लंबा खींचेंगे तो बहुत टाइम दिक्कत हो जाएगी। शहनवाज जी, आखिरी क्लोजिंग कमेंट आपसे लेना चाहूँगा क्योंकि समय धीरे धीरे निकल चुका है और हम लोग काफ़ी पीछे जो है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हंगामा क्यों है बरपा संसद के अंदर? अगर ये हंगामा बरपने का क्या है? आखिरकार संसद के पटल पे कोई बातें आप सुचारू रूप से चलने दोगे तभी तो किसी चीज़ का हल निकल पाएगा। आप संसद को चलने नहीं दे रहे हो, बार बार उसको पोस्टपोन किया जा रहा है, सुबह दोपहर में फिर शाम को फिर तीसरे दिन लगातार चल रहा है। 4 दिन आज हो गया। अगर आप संसद को चलने नहीं दोगे तो चीजें निकल के आएंगी कैसे? सती जी, सबसे अहम बात ये है जिसको समझना चाहिए कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ विपक्ष पे नहीं है, संसद सत्ता पक्ष पे भी। और सबसे अहम बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि सरकार जो सबसे बड़े मुद्दे हैं देश के सामने, बेरोजगारी के हैं, भ्रष्टाचार के हैं, महंगाई के हैं, जिसमें बात होनी चाहिए, जिसमें देश चाहता है कि सार्थक बहस हो, विपक्ष चाहता है सार्थक बहस हो, लेकिन सरकार उससे बात नहीं करना चाहती। तो कैसे ये बहस होगी? जो आप बात कर रहे हैं, विपक्ष चाहता तो बहस होती क्यों नहीं? संसद में हंगामा, अगर विपक्ष चाहता है तो बहस होती क्यों नहीं? पिछले 2 दिनों में कांग्रेस ने जो विरोध दर्ज कराया है, कांग्रेस ने रसोई गैस पे विरोध दर्ज कराया है। कांग्रेस का कहना है कि अनाज पे आप जीएसटी लगा रहे हैं, आप उस पर बहस कीजिए, जीएसटी वापस कीजिए। कांग्रेस इस पे बात कर रही संसद के अंदर, संसद के अंदर ईडी पे बात नहीं हो रही है। लेकिन जब बात होती है तो बहुत सारी बातें हैं जिस पे बात होती है और मीडिया के बहुत सारे सवाल होते हैं जिनका जवाब देना होता है। बीजेपी तो शहनवाज जी मैं इंटरप्ट करना चाह रहा हूँ। जब जीएसटी की बात काउंसिल की वो मीटिंग चल रही थी, बैठक चल रही थी, तब तो किसी विपक्ष ने अपना मुद्दा नहीं उठाया, किसी ने विरोध तक नहीं किया कि इसमें जीएसटी पर क्यों, इस पे जीएसटी क्यों लगाई जा रही है। आज संसद चल रही है तो आप विरोध जता रहे हो, ये कहाँ से कैसे हो सकता है? देखिए, मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ कि जीएसटी को लेकर पूरे देश के अंदर इस टाइम आंदोलन चल रहा है और ये सिर्फ कांग्रेस या विपक्ष नहीं कर रही है। आप व्यापारियों से बात करिए ना। आप जिस तरीके से अनाज पे, दूध पे, पनीर पे, आप खाद्य सामग्रियों पे जिस तरीके से टैक्स लगा रहे हैं, क्या इस देश के लोगों ने सिर्फ इसीलिए वोट डाला था कि उनसे टैक्स वसूला जाएगा? सरकार का काम सिर्फ और सिर्फ टैक्स वसूलना, ये टैक्स वसूली के सेक्टर चल रहा है क्या? ये आप पेट्रोलियम जिसपे जीएसटी लाने की बात करते हैं उस पर आप लाते नहीं है। नहीं मालूम आप किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं। आप पेट्रोलियम पे क्यों नहीं जीएसटी लाते? पूरा देश कह रहा है जीएसटी लाइए, आप नहीं लाते हैं। आप दूध पे लगाते हैं टैक्स, आप मक्खन पे लगाते हैं टैक्स, आप अनाज पे लगाते हैं टैक्स। क्या चाह रही है सरकार? क्या कह रही है? आप एनटीपी को 1150 रुपए कर देते हैं तो बोलेंगे नहीं तो क्या करें लोग? समझिए, सरकार तो यहाँ भी ताल ठोक रही है कि देश के युवाओं के लिए अग्निपथ योजना ला करके उनके भविष्य को उज्जवल कर दिया। जी, वो बहुत अच्छी बात है। भाजपा के नेता विजय वर्गीय जी ने तो बता ही दिया कि भाजपा क्या चाहती है कि 4 साल के बाद जब वो सेवानिवृत्त होंगे तो भाजपा के दफ्तरों में वो चौकीदार की तरह उनको लगाएंगे। ये तो विजय वर्गीय जी ने और रिकॉर्ड बोला है। तो भाजपा की क्या सोच है देश के सैनिकों के बारे में और देश के युवाओं के बारे में, वो तो भाजपा के नेताओं ने खुद बता दिया। इसलिए मेरा ऐसा मानना है और कांग्रेस पार्टी का मानना है कि सरकार जो है वो जनहित के जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और
जो लगातार पेट्रोलियम गैस की कीमतें बढ़ रही है, रसोई गैस की, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, इन सब मुद्दों पे सरकार नहीं कर रही। सरकार को बात करना चाहिए। संसद में सार्थक बहस करने के लिए कांग्रेस तैयार है। यह पहला मौका ये है कि भाजपा खुद भाग रही है। माननीय जो मंत्री हैं हमारी स्मृति ईरानी, वो बाहर आके बहुत बड़े बड़े बयान देती हैं, लेकिन जब अब रसोई गैस पे वो कुछ नहीं बोलती। अब रसोई गैस पे उनको साफ सुन गया हुआ है, 1150 का रसोई गैस हो गया है। उज्ज्वला के अंदर जो लाखों परिवारों को सरकार ने, करोड़ों परिवारों को जो सिलेंडर दिया था, वो आज धूल फांक रहा है। सरकार सर्वे करा ले। आज भी लोगों के घरों में लकड़ी के चूल्हों पे खाना बन रहा है। इसलिए ये सरकार जो है वो सीधे तौर पर अडानी अंबानी की सरकार बन के रह गई है, पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपतियों की बात कर रही है स्मृति ईरानी जी। अमेठी में सुकन्या बहन को न्याय की भी मांग करती है राहुल गांधी से। विनय जी आखिरी कमेंट आपसे ले लेता हूँ, फिर राम कुमार जी की जानकारी आपको क्लोज करूंगा। विनय जी बोलिए। विनय जी रिस्पॉन्ड करिए, रिस्पॉन्ड करिए। ईरानी मंत्री है, स्मृति ईरानी जी माननीय मंत्री है और वो अमेठी से सांसद है। उनको राहुल गांधी से क्यों न्याय मांग रही है? वो तो न्याय दे दे। समझिए शहनवाज जी, जरा शहनवाज जी सुन लीजिए। शहनवाज जी विनय जी की बात सुन लीजिए। बोलिए विनय जी, बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि स्मृति ईरानी जी, उस बहन सुकन्या जो अमेठी कांड हुआ था, उसी राहुल गांधी के से जवाब मांगते हैं। उस बहन को कौन ही न्याय दिलाएगा? जो अमेठी में गेस्ट हाउस में जो हुआ था कांड, उस बहन को क्यों नहीं? स्मृति ईरानी ये भी बात करती है, इस बात को आप क्यों नहीं करते भाई साहब? कौन उस बहन की सुकन्या को कौन? माननीय विनय जी, अगर कोई घटना हुई है, अगर कोई ऐसी बात है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री है वहाँ के, स्मृति ईरानी जी को राहुल गांधी से न्याय मांगने की बजाय जाना चाहिए योगी जी के पास, माननीय गृह मंत्री के पास जाना चाहिए उनको न्याय मांगने के लिए। सुकन्या का परिवार मांग रहा है न्याय। स्मृति ईरानी ये भी न्याय मांग रहा है। बात को इस बात को आप क्यों नहीं कर रहे? सुकन्या बैंक में विनय जी मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिए विनय जी। जो स्मृति ईरानी आपने कहा कि न्याय मांग रही है, तो उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार है क्यों नहीं जाती? वहाँ जाए ना मांगने, योगी जी से मांगे ना न्याय। हाँ, न्याय दिलाती स्मृति ईरानी। गायत्री प्रजापति को न्याय दिलाई, उस परिवार को उस भी मिलेगा। आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि बहन सुकन्या के परिवार को भी न्याय मिलेगा। कम से कम विनय जी, आपसे आग्रह करता हूँ कि आप एबीवीपी के नेता हैं, कम से कम देश के नौजवानों को रोजगार तो दिलवा दीजिए। 2 करोड़ जो माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने वादा किया था, अरे रोजगार की तो बात कर लीजिए। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, रोजगार आप युवाओं की बात कीजिए। माननीय दोनों लोग से गुजारिश है कि समय का अभाव है, समय समाप्त हो चुका है, विनय जी और शहनवाज जी, दोनों लोग से निवेदन है, समय समाप्त हो चुका है। राम कुमार जी 10 सेकंड में आप जवाब दीजिए। एक लाइन सुन लीजिए। ईडी जो जमाम हुई कि बहुत हुए सवाल अब जवाब चाहिए। अरे बहुत हुए सवाल अब जवाब चाहिए। क्या हुआ, कैसे हुआ, एक हिसाब चाहिए। इस नई सदी को नया इनकलाब चाहिए। बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि ईडी और सीबीआई और तमाम तरह की जो है जांच एजेंसियां जो है बार बार कांग्रेस तोहमत लगा रही है या बार बार कांग्रेस कह रही है कि ये केवल सरकार को दबाने का और आवाज़ बंद करने का तरीका है, जो किसी के ऊपर भी लागू कर दे रही है। आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी और तमाम लोगों के ऊपर इस तरीके के आरोप लगा करके सीबीआई और ईडी का हवाला देकर के उन्हें कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। तो शशि थरूर ने इस पर कहा था कि सरकार अपनी आपराधिक मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। सचिन पायलट ने लोकतंत्र में जो एजेंसियों का है उसका दुरुपयोग हो रहा है। और अशोक गहलोत ने तो सीधा ही कह दिया था कि शर्म आनी चाहिए ऐसे कानून विरोधी जो सरकार है
जो विपक्ष की बात को नहीं सुनना चाह रही है उसको ईडी लगा रही है। तो और इसके विरोध में आज पूरे दिन भर हंगामा सड़क से लेकर के संसद तक बरपा। संसद की कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी और फिर चालू करनी पड़ी, लेकिन किसी मुद्दे की बात नहीं हो पाई। वही कार्रवाई रोज पर रही जहां सांसदों को बंधक बनाकर हिरासत में लेकर के उन्हें वहाँ से हटाने का काम किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, पुलिस बल प्रयोग किया। और इन सबों के बीच आज ईडी ने 2 घंटे की सिर्फ पूछताछ सोनिया गांधी से किया और 25 जुलाई को फिर से उन्हें बुलाया है। आगे 25 जुलाई को क्या होगा, हम फिर नए अपडेट के से हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए समाचार विषय। नमस्कार, जय हिंद।